फ्रेंड, हैशटैग इलेक्ट्रिकल एमसीक्यू में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं फिर से एक नया प्रैक्टिस सेट लाया हूँ जिसमें 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल एमसीक्यू होंगे जो कि आने वाले जे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इससे पहले भी मैंने कई सारे प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल पर मैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ट्रिक और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वैकेंसी का नोटिफिकेशन अपलोड करते रहता हूं। तो आप अभी तक इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू डिटेक्ट द स्मॉल इलेक्ट्रिक करेंट। ऑप्शन ए है वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी है वाट मीटर, ऑप्शन सी है मल्टीमीटर, ऑप्शन डी है गैल्वेनोमीटर। तो वोल्ट मीटर का जो हम लोग यूज करते हैं वो वोल्टेज को मेजर करने के लिए, वाट मीटर का जो यूज करते हैं हम लोग पावर को मेजर करने के लिए, और मल्टीमीटर की बात करें तो मल्टीमीटर से हम लोग रेसिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं, करंट भी, वो भी डीसी और एसी दोनों करंट मेजर कर सकते हैं, वोल्टेज डीसी और एसी दोनों मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर गैल्वेनोमीटर की बात करें तो गैल्वेनोमीटर जो यूज किया जाता है स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, तो पता करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, गैल्वेनोमीटर। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता आप डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए, तब आपको थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस मिलेगा और आपको ये भी पता चलेगा कि आप किस सेक्शन में या किस पोर्शन में कमज़ोर हैं। तो इस प्रकार आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल व्हाट डज द थंब इंडिकेट। ऑप्शन ए है डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कंडक्टर रिलेटिव टू द मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन बी है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड और जनरेटेड करेंट विद द कंडक्टर, ऑप्शन सी है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि राइट हैंड रूल जो होता है वो जनरेटर के लिए यूज़ किया जाता है, अगर लेफ्ट हैंड रूल पूछेगा तो वो मोटर के लिए यूज़ होता है। ये दोनों बातें भी आपको याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। अब राइट हैंड रूल में, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल में थंब जो है वो क्या इंडिकेट करता है, तो वो जो होता है मोशन को, यानी कि कंडक्टर का जो मोशन होता है उसको इंडिकेट करता है। और 4 फिंगर की बात करें यानी तर्जनी उंगली के लिए बात करें तो वो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय फील्ड को इंडिकेट करता है। और यदि मिडिल फिंगर की बात करें तो मिडिल फिंगर जो है वो जनरेटेड करंट का डायरेक्शन बताता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि फ्लेमिंग के राइट हैंड के अनुसार थंब किसको इंडिकेट करता है, तो थंब जो है कंडक्टर के मोशन का डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो आप अगर ऑप्शन देखेंगे ए डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर रिलेटिव टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, इस चैनल पर मैंने बहुत सारे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ट्रिक भी अपलोड कर दिए हैं, वो जो कि काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। आप चैनल पे जाइए और उसमें प्ले लिस्ट देख लीजिएगा, ट्रिक वाला वीडियो, उसमें बहुत सारे ट्रिक हैं, आप उन्हें भी देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, dV/dt प्रोटेक्शन इज प्रोवाइड टू द SCR बाय, ऑप्शन ए है कनेक्टिंग ए कैपेसिटर एंड रेसिस्टर पैरेलल विद द डिवाइस, ऑप्शन बी है कनेक्टिंग ए कैपेसिटर इन पैरेलल विद द लोड, ऑप्शन सी है कनेक्टिंग एन इंडक्टर इन सीरीज विद द लोड, ऑप्शन डी है कनेक्टिंग एन इंडक्टर एंड रेसिस्टर इन पैरेलल विद द डिवाइस। तो दोस्तों, SCR जो होता है वो 3 टर्मिनल का डिवाइस होता है। उसमें कौन कौन टर्मिनल होते हैं ये याद रख लीजिए, एनोड, कैथोड और गेट। और इसमें जो लेयर की बात करें तो लेयर 4 होता है, और ये जो होता है यूनि डायरेक्शन डिवाइस होता है। तो ये सभी बातों आपको याद रखना। अब इसमें जो प्रोटेक्शन किया जाता है वो बहुत प्रकार से किया जाता है, dV/dt, di/dt, तो बहुत सारे प्रोटेक्शन प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन dV/dt जो प्रोटेक्शन है वो कैसे प्रोवाइड किया जाता है, तो वो जो है एक कैपेसिटर और एक रेसिस्टर दोनों को सीरीज में कनेक्ट करके, और ये दोनों का सीरीज कम्बिनेशन SCR के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाता है। तो ये dV/dt प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये जो एक रेसिस्टर होता है और एक कैपेसिटर होता है, दोनों सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, और ये दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन
SCR के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। तो आपको ध्यान से सुनना है, R और C दोनों सीरीज में रहता है और इस दोनों का सीरीज कम्बिनेशन SCR के साथ पैरेलल में कनेक्ट रहता है। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, नहीं तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इसी को RC जो सर्किट होता है, इसी को हम लोग सनवर सर्किट भी कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। तो dV/dt प्रोटेक्शन कैसे दिया जाता है समझ गए होंगे आप लोग। एक रेसिस्टर और एक कैपेसिटर को सीरीज कम्बिनेशन और जो कि SCR के साथ पैरेलल में होगा। तो अगर ऑप्शन ए आप देखें तो कनेक्टिंग ए कैपेसिटर एंड रेसिस्टर इन पैरेलल विद द डिवाइस, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन डम इज ऑल्सो नोन एज, ऑप्शन है सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन बी है जर्मेनियम, ऑप्शन सी है लेड सल्फाइड, ऑप्शन डी है गैलियम आर्सेनाइड। तो कार्बोंडम को हम लोग सिलिकॉन कार्बाइड भी कहते हैं, तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा, इसका दूसरा नाम है सिलिकॉन कार्बाइड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा सिलिकॉन कार्बाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ सिंक्रोनस मोटर कैन बी चेंज्ड टू न्यू फिक्स्ड वैल्यू बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, ऑप्शन ए है बाय चेंजिंग द अप्लाइड वोल्टेज, ऑप्शन बी है बाय चेंजिंग द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी है बाय इंटरचेंजिंग द टू फेजेज, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो सिंक्रोनस जो मोटर होता है वो एक कांस्टेंट स्पीड मोटर होता है। इसका जो स्पीड होता है उसका फार्मूला होता है NS = 120 F/P। तो यहाँ पर आप सिंक्रोनस स्पीड को कैसे चेंज कर सकते हैं, तो 120 F/P या तो आपको फ्रीक्वेंसी को चेंज करना पड़ेगा या नंबर ऑफ पोल को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी अगर देखें तो बाय चेंजिंग द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों मैं कुछ लिखता नहीं हूँ, इसका कारण यह है कि आप जितना सुनिएगा, सुनने में आपका दिमाग ज़्यादा एक्टिव रहेगा और आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगर मैं लिख दूंगा तो आप सब चीज़ लिखा हुआ देखिएगा और आपका दिमाग ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेगा। तो अगर आप सुनिएगा, अपने माइंड में खुद से इन सारी बातों को लाइएगा तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा बाय चेंजिंग द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्स्टेंट इज एन एलॉय व्हिच कांस्टेंट डैश मेटल, तो ऑप्शन ए है सिल्वर एंड टिन, ऑप्शन डी है कॉपर एंड टंगस्टन, ऑप्शन डी है कॉपर एंड निकेल, ऑप्शन डी है कॉपर एंड जिंक। तो इसका जो सही आंसर होगा कॉन्स्टेंट जो होता है वो किसका एलॉय होता है, तो ये जो होता है कॉपर और निकेल का होता है। तो इसका सही आंसर होगा कॉपर एंड निकेल। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में JEE एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप अपना स्कोर लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप कितना सही किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द स्केल स्पेन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट डैच इज कैलिब्रेटेड बिटवीन 20 बार एंड 200 बार एंड यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, ऑप्शन ए है 20 बार, ऑप्शन बी है 180 बार, ऑप्शन सी है 90 बार, ऑप्शन डी है 220 बार। तो आपको इसका स्पेन बताना है। तो अगर आपको किसी भी चीज़ का स्पेन बताना हो तो उसमें आप उसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट को डिफरेंस कर दीजिए, यानी कि अपर लिमिट में लोअर लिमिट को घटा दीजिए, जो आएगा वही उसका स्पेन हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं अपर लिमिट जो है वो 200 बार है और लोअर लिमिट 20 बार है। तो दोनों को आप माइनस कर दीजिए, यानी 180 बार इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन 180 बार इसका सही आंसर होगा। तो यानी कि ऑप्शन बी इसका सही होगा। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसका 180 बार सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश बॉडी एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशन दैट इज इंसिडेंट ऑन इट, ऑप्शन ए है वाइट, ऑप्शन बी है ब्लैक, ऑप्शन सी है ग्रे, ऑप्शन डी है ग्रीन। तो कौन सा बॉडी होता है जो अपने ऊपर आने वाले सभी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो जो होता है ब्लैक बॉडी होता है। ये क्वेश्चन जनरल का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी जे एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ स्लिप रिंग इन ए स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 0। तो स्लिप रिंग का यूज जो किया जाता है वो अगर आपको बाहर में कनेक्शन देना हो या कनेक्शन लेना हो तो उसके लिए स्लिप रिंग का यूज किया जाता है। और स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की बात करें तो इसमें जो होता है रोटर का जो स्लिप अगर स्लिप रिंग के रोटर को बात करें तो स्लिप रिंग रोटर में हम लोग
एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस ऐड कर सकते हैं। तो वो जो एक्सटर्नल सर्किट ऐड करते हैं वो स्लिप रिंग की सहायता से ये ऐड करते हैं। तो लेकिन अगर स्क्वायरल केज की बात करें तो उसमें हम एक्सटर्नल सर्किट ऐड नहीं कर पाते हैं, तो इसमें स्लिप रिंग की आवश्यकता हमको नहीं होती है। लेकिन अगर स्क्वायरल केज में यानी कि स्क्वायरल केज में स्लिप रिंग की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसमें नंबर ऑफ स्लिप रिंग कितना होगा स्क्वायरल केज में 0 होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगर वही स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की बात करें तो स्लिप रिंग में क्या होता है, उसमें आप एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ऐड कर देते हैं यानी ऐड कर सकते हैं, तो उसमें 3 स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है और स्क्वायरल केज में स्लिप रिंग की संख्या 0 होती है। ऑप्शन डी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ऑप्शन ए है 2 फेज 3 वायर, ऑप्शन बी है 1 फेज 3 वायर, ऑप्शन डी है 1 फेज 2 वायर, ऑप्शन डी है 3 फेज 4 वायर। तो आप लोग अपने आसपास के अपने घरों के आसपास देखे होंगे जो ट्रांसफार्मर होता है जहाँ से सप्लाई आपके घर तक आता है, तो वहाँ पे आप देखे होंगे कि 3 फेज और 4 वायर होता है, यानी कि वो जो होता है 3 फेज 4 वायर, यानी कि आप लोग वहाँ से न्यूट्रल भी ले सकते हैं। तो वहाँ पर जो होता है घर पे आपको आता है ट्रांसफार्मर के बाद वहाँ से होता है 3 फेज 4 वायर, यानी कि ये जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है 3 फेज 4 वायर। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड सपोर्ट टू द इंसुलेटर यूज्ड इन ओवरहेड लाइन। ऑप्शन ए है क्रॉस आर्म, ऑप्शन बी है सपोर्ट बेस, ऑप्शन सी है फेज, ऑप्शन डी है प्लेट कंडक्टर। तो आप लोग देखे होंगे जो इंसुलेटर होता है जिसके ऊपर जो वायर हाउस्ड रहता है, वो जो इंसुलेटर रहता है वो उसको सपोर्ट कौन करता है, तो उसको जो सपोर्ट करता है वो करता है क्रॉस आर्म। क्रॉस आर्म में क्या होता है, आप देखे होंगे कि पोल पर उसके इंसुलेटर को सपोर्ट करने के लिए एक छोटा सा मेटल का या स्टील का एक रॉड निकला होता है जिस पर हम लोग इंसुलेटर को सपोर्ट करते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्रॉस आर्म। तो क्रॉस आर्म की सहायता से हम लोग इंसुलेटर को उस पर फिक्स करते हैं और इंसुलेटर के ऊपर हम लोग कंडक्टर को फिक्स करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्रॉस आर्म, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज डन जस्ट अबव द बीडिंग सरफेस। ऑप्शन ए है इंसुलेशन, ऑप्शन बी है सर्वेइंग, ऑप्शन बी सी है आर्मोइंग, ऑप्शन डी है मेटालिक सीथिंग। तो इसमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है बीडिंग के बाद क्या होता है, बीडिंग के बाद जो होता है आर्मोइंग होता है, यानी कि बीडिंग के बाद क्या होता है आर्मोइंग। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा आर्मोइंग। दोस्तों ये जो है केबल के कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन पूछा गया और इससे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो आप इसके जो डिफरेंट पार्ट हैं, इंसुलेटर हैं, उसके बाद जो सर्वोइंग होता है, आर्मोइंग होता है, मेटालिक सीट होता है, इनका आपको ऑर्डर याद होना चाहिए। इससे इसके ऑर्डर के से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्मोइंग के बाद क्या होता है, मेटालिक सीट के बाद क्या होता है, कंडक्टर के बाद क्या होता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं इसका मैं ट्रिक का वीडियो अपलोड कर दूं तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं इसका ट्रिक का वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आर्मोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न ऑफ ए कॉयल in a transformer is 4 times the number of turn in the primary coil if the voltage primary coil is 200 volt the secondary voltage would be। तो एक ट्रांसफार्मर दिया हुआ जिसका जो सेकेंडरी का जो टर्न है नंबर ऑफ टर्न वो प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न के 4 गुना है और प्राइमरी का वोल्टेज जो है 200 गुना है, तो सेकेंडरी का वोल्टेज कितना होगा। तो सेकेंडरी का जो नंबर ऑफ टर्न है यहाँ पे 4 गुना है प्राइमरी का, तो सेकेंडरी का वोल्टेज भी प्राइमरी का 4 गुना होगा, सिंपल है। तो 200 का 4 गुना यानी 800, यानी सेकेंडरी का जो वोल्टेज होगा वो 800 होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेंट रेटिंग इज नॉट नेसेसरी इन द केस ऑफ। ऑप्शन ए है स्विच, ऑप्शन बी है आइसोलेटर, ऑप्शन सी है स्विच एंड आइसोलेटर, ऑप्शन डी है सर्किट ब्रेकर। तो आइसोलेटर जो होता है उसको हम लोग उसका मेन जो काम होता है वह सर्किट के किसी एक भाग को आइसोलेट करना, यानी कि सप्लाई को डिस्कनेक्ट करना। तो जब हम किसी
सर्किट के किसी भाग को सप्लाई से डिस्कनेक्ट करते हैं तो उस समय क्या होता है कि अगर आपको आइसोलेटर को ओपन करना है तो सबसे पहले सप्लाई को आपको ऑफ करना होगा, तब हम लोग आइसोलेटर को ओपन करते हैं। अगर आइसोलेटर को सर्किट में लगाना है तब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यदि आइसोलेटर के द्वारा अगर सर्किट के किसी भाग को आइसोलेट करना है तो सबसे पहले हम लोग सर्किट ब्रेकर के द्वारा सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तब उसके बाद आइसोलेटर को ओपन करते हैं। अगर सर्किट ब्रेकर से सप्लाई को बिना डिस्कनेक्ट किए हुए हम लोग आइसोलेटर को ओपन करेंगे तो स्पार्किंग की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए सबसे पहले हम लोग सर्किट ब्रेकर के द्वारा सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, फिर आइसोलेटर को ओपन करते हैं। तो आइसोलेटर में करंट की रेटिंग की कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, आइसोलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रोटर रिएक्टेंस पर फेज इन इंडक्शन मोटर इज। ऑप्शन ए है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ स्लिप, ऑप्शन बी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्लिप, ऑप्शन सी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ स्लिप, ऑप्शन डी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्लिप। तो रोटर का जो रिएक्टेंस होता है वो एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्लिप का, यानी कि अगर स्लिप का वैल्यू बढ़ेगा तो रोटर का जो रिएक्टेंस है वो भी बढ़ेगा, लेकिन जैसे जैसे स्पीड बढ़ता जाता है स्लिप का वैल्यू घटता जाता है और रोटर का रिएक्टेंस भी घटता जाता है। तो ये जो होता है रोटर का रिएक्टेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्लिप, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्लिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए कंडक्टर टू द कंडक्टर रेसिस्टेंस इज। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑप्शन बी है करंट, ऑप्शन सी है मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन डी है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि रेशियो ऑफ वोल्टेज ड्रॉप बटे रेसिस्टेंस पूछा है। तो आई इक्वल टू हम लोग सब जानते हैं वी बटे आर होता है, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा करंट होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इम्पीडेंस ऑफ सीरीज रेजोनेंट सर्किट इज। ऑप्शन ए है मिनिमम, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है इनफाइनाइट, ऑप्शन डी है मैक्सिमम। तो सीरीज आरएलसी सर्किट में अगर रेजोनेंस का कंडीशन है तो उस समय जो होता है करंट का वैल्यू हाई होता है और इम्पीडेंस का वैल्यू लो होता है। अगर पैरेलल सर्किट की बात करें तो पैरेलल सर्किट में करंट का वैल्यू लो होता है और इम्पीडेंस का वैल्यू हाई होता है। दोनों सर्किट में, सीरीज और पैरेलल दोनों में आपको ये बातें याद रखना है, यानी कि सीरीज आरएलसी सर्किट में रेजोनेंट कंडीशन में जो करंट का वैल्यू होता है वो हाई होता है और इम्पीडेंस का वैल्यू जो होता है लो होता है, यानी कि मिनिमम होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, मिनिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्टेंस रिले आर जनरली डिप्लॉयड फॉर द फेज फॉल्ट इन। ऑप्शन ए है शॉर्ट लाइन, ऑप्शन बी है मीडियम लाइन, ऑप्शन सी है लॉन्ग लाइन। तो जनरली 3 प्रकार के जो मेन रिले होते हैं, यानी रिएक्टेंस रिले, महो रिले, इम्पीडेंस रिले, इन तीनों से क्वेश्चन पूछा जाता है जे एग्जाम में। तो अगर महो रिले की बात करें तो महो रिले जो होता है लॉन्ग लाइन में यूज किया जाता है, और वही इम्पीडेंस लाइन की बात करें तो इम्पीडेंस लाइन जो होता है मीडियम लाइन में यूज किया जाता है, और रिएक्टेंस रिले जो होता है वो जो होता है शॉर्ट लाइन में यूज किया जाता है। तो रिएक्टेंस लाइन्स के बारे में पूछा गया तो इसका सही आंसर होगा शॉर्ट लाइन। तीनों आपको याद रखना है, महो रिले लॉन्ग लाइन में, इम्पीडेंस रिले जो होगा मीडियम में, और रिएक्टेंस रिले जो होगा वो शॉर्ट लाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ ए 0.5 मीटर लॉन्ग कंडक्टर moved with a velocity of 3 meter per second in a magnetic field of 10 Weber per meter square, then the value of generated EMF will be। ऑप्शन ए है 10/3 वोल्ट, ऑप्शन बी है 15 वोल्ट, ऑप्शन सी है 5 वोल्ट, ऑप्शन डी है 5/3 वोल्ट। दोस्तों न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कुछ फार्मूला पे जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो E इक्वल टू बी एल भी होता है, यहाँ पे तीनों चीज़ दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है 10 वेबर पर मीटर स्क्वायर, एल भी दिया है 0.5 मीटर लॉन्ग, और भी दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड। तो सिंपली आपको तीनों को मल्टीप्लाई कर देना, उसके बाद जो कैलकुलेशन करने के बाद आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेशन करने के बाद आप कीजिएगा तो 15 आएगा, यानी कि 15 वोल्ट इसका सही आंसर होगा। E इक्वल टू बी एल भी आपको फार्मूला याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ कोसाइन वेव
इज 1/60 सेकेंड इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी। तो फ्रीक्वेंसी जो होता है का फार्मूला होता है F=1/T, यानी 1/1/60, यानी कि ये हो जाएगा 60, यानी तो इसका सही आंसर होगा 60, ऑप्शन डी। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन था। आपको वीडियो कैसा लगा, और आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपको धन्यवाद दोस्तों। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं, और मैंने ट्रिक का भी वीडियो अपलोड इस चैनल पर कर दिया है। तो आप चैनल पर जाइए और प्ले लिस्ट को ओपन कीजिए ट्रिक वाला, और बहुत सारे ट्रिक है आप उन्हें देख लीजिए, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और बहुत सारे प्रैक्टिस है, आप डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए। आप अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि आपने कुल कितना क्वेश्चन सही किया। और आप अभी तक अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।